व्यक्तिगत तौर पे हम वैद्य मित्र परिवार वालों के लिए बहुत ही खास है। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत जुड़ने जा रही है जो अपने आप में ज्ञान का भंडार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाड़ी वैद्य यशवंत सिंह ठाकुर सर जी की। और सर होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और सर की एज बताऊं, सर 88 इयर्स के हैं। जी हाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर के पास अनुभवों का एक खदान है, सर के पास ज्ञान का भंडार है। और उसमें से कुछ मोती चुनकर आज सर हमारे लिए लेकर आए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। सर होशंगाबाद से हैं और सर की कहानी को विस्तृत रूप में आपसे साझा करेंगी हमारे इस कार्यक्रम की मॉडरेटर। लेकिन उनका परिचय कराने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सर की कहानी से आप ये बात सीखेंगे कि एक छोटी सी जगह से आकर कैसे जिंदगियों में ऊंचाइयों को छुआ जाता है, बुलंदियों को हासिल किया जाता है, और कैसे आप सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के प्रति समर्पित रहकर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सर के 4 बच्चे हैं और सभी एक से एक टॉप जगह पे हैं। जी हाँ, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई एमडी मेडिसिन है, कोई सोनोलॉजिस्ट है, एक से बढ़कर एक। तो मैं आपकी प्रेरणा के लिए आपको ये बात बता रही हूँ कि वैद्य मित्रम परिवार भी यही चाहता है कि आप कभी भी हताश ना हो कि आयुर्वेद थोड़ा सा कहीं पीछे हो जाता है इस तौर पे। नहीं, सर को देखें। आपको आज की हमारी मॉडरेटर डॉक्टर आशी वैद्या मैम, जो कि विदिशा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो सर के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएंगी। मैं आपको बस इतना ही बताती हूँ कि आज जो सर विषय लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं वह है संग्रहणी का विषय, जिसे आप मॉडर्न से रिलेट कर सकते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, जिसे हम शॉर्ट में आईबीएस बोलते हैं। और चलिए अब मैं आपका परिचय कराती हूँ हमारी आज की कार्यक्रम की मॉडरेटर डॉक्टर आशी वैद्या मैम से। आशी वैद्या मैम के पास 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। 3 साल उन्होंने चक्रपाणी आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर भोपाल में अपनी सेवाएं दी हैं। और पिछले 9 साल से मैम वैद्यम आयुर्वेदा योग एंड पंचकर्मा सेंटर विदिशा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैम की एक बहुत ही खूबसूरत बुक, हाँ हाँ ना ना आखिर क्यों, जी हाँ, यह बच्चों के लिए एक बुक है जो कि खासकर 3 साल से 19 साल तक के बच्चों को टारगेट करके मैम ने ये बुक बनाई है। और मैम जैन टेम्पल्स में मैम की ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्कुलेट होती है। अगर आप भी ये बुक देखना चाहते हैं तो आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम जैन शिविर, जैन समाज के जब शिविर आयोजित होते हैं तो मैम उसमें निःशुल्क गर्भ संस्कार भी करवाती हैं, स्वर्ण प्राशन भी करवाती हैं। और एक और खास बात आपको बताती हूँ, मैम ने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है क्लासिकल म्यूजिक से, क्लासिकल संगीत से। तो इसका मैम यूज कहाँ करती है मैं आपको बताती हूँ। मैम का स्पेशल काम है, मैम थेरेप्यूटिक रिसर्च है मैम का योगा में। तो मैम हाइपर थायराइड, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन, मैम क्लासिकल म्यूजिक की हेल्प से डिप्रेशन में मैम काम करती हैं और कितने शानदार रिजल्ट्स मैम को मिले हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जो मैं मैम के बारे में आपसे साझा करना चाहती थी। चलिए अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान और प्रेम के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम की मॉडरेटर डॉक्टर आशी वैद्या मैम को इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करती हूँ और अब उन्हें आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वे आए और हमारे दर्शकों से जुड़े और इस सत्र को सफल बनाएं। मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर आशी वैद्य, वैद्य मित्रम की इस श्रृंखला में आप सभी सम्माननीय चिकित्सकों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर आशी वैद्य आज आपको एक ऐसी हस्ती से अवगत कराना चाहती हूँ जिन्हें मैं नाना जी बोलती हूँ। वो मेरे नाना जी से बढ़कर मेरे गुरु हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो शिक्षा आयुर्वेद की दी है वो मुझे उन्हीं से प्राप्त हुई है। मुझे उन्हीं से एक प्रेरणा मिली है कि कैसे एक चिकित्सक आयुर्वेद में इतनी ख्याति प्राप्त कर सकता है। तो मैं आपका एक छोटा सा परिचय मेरे नानू यशवंत सिंह ठाकुर जी से कराना चाहती हूँ। यशवंत सिंह ठाकुर जी ये होशंगाबाद जिले से हैं और तहसील इनकी सुहागपुर है, जहाँ से ये छोटे से गांव, 4 गांव में ये वहाँ के निवासी हैं। और वहाँ से इन्होंने अपने आयुर्वेद की इनके एक गुरु हैं जिनका नाम है आदरणीय मनोहर दास जी, जिनके पास बचपन से इन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। और उन्हीं से जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है, उसी शिक्षा से आगे आगे बढ़ बढ़कर इन्होंने ख्यातियां प्राप्त की हैं। भोपाल में
ये जब ये आए 1991 से ये भोपाल में है, और भोपाल में एक गांव से लेकर इनको भोपाल में लाया गया और वन मेले में इनको स्थापित किया गया। संजीवनी आयुर्वेद में ये काफी दिन से अपनी चिकित्साएं दे रहे हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री द्वारा इनका सम्मान दिया गया। 2005 में हरबंस सिंह वन मंत्री के द्वारा इन्हें सम्मान मिला गया। 2007 में बालकृष्ण जी से भी इनको सम्मान प्रदान किया गया। 2008 में बाबूलाल गौर के द्वारा इनको सम्मान प्रदान किया गया। आज इनकी ख्याति इतनी हो गई है कि दिल्ली, कश्मीर, बंबई जैसी जगहों से और इनको बुलाया जा रहा है और मरीज इनके पास आ रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि नाना जी ने कितनी छोटी सी जगह से अपने आयुर्वेद का जो पाठ पढ़ना शुरू किया है और ये कहाँ पहुंच चुके हैं। सो नाना जी, प्रणाम नाना जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सुखी रहो, संपन्न रहो, ख्याति प्राप्त करो और तुम्हारा यश और कीर्ति ऐसे ही भगवान खूब बढ़ाता है। जी नमस्ते नाना जी। नमस्ते नाना जी, आप जैसे हम जानते हैं कि हम वैद्य मित्रम परिवार है हमारा, और पिछले 25 दिनों से हम किसी ना किसी हस्ती को सबसे अवगत कराते रह रहे हैं। सो आज आपने जो विषय चुना है संग्रहणी, तो इस संग्रहणी और एक ग्रहणी, नाना जी हमने हमारी किताबों में ग्रहणी पढ़ा है और एक संग्रहणी, तो नाना जी हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ग्रहणी और संग्रहणी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बड़ा भ्रम होता है और कई लोग अपने अपने ढंग से इसको मानते या उसके अनुसार इसका अर्थ निकालते हैं, लेकिन इसका मूल जो है वो शब्द को पहले समझना। और ये सब प्रारंभ करने के पहले आप सभी उपस्थित जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे श्रोता, मेरे सुनने वाले और मेरे सारे ही आदरणीय और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप इस क्षेत्र में खूब यश, कीर्ति और खूब अर्थ भी कमा, क्योंकि अर्थ भी बहुत जरूरी है। तो आपका यश ऐसा फैले कि आप अर्थवान भी हों, नामवान भी हों, गुणवान भी हों, लेकिन ये सब कुछ संपन्न होने के बाद या ना भूल कि आपकी प्राथमिकता है मरीज। वो फटे कपड़ों में भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, वो सड़क पे पड़ा हुआ एक भिखारी भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए जब वो आपके पास आ जाता है तो वो आपकी धरोहर हो जाता है। उसका स्वास्थ्य, उसका समझ, उसकी जीवन वो अपने आप को सामने समर्पित कर देता है। ऐसे व्यक्ति को हमारे आयुर्वेद में मेरे गुरुजी के द्वारा ये कहा गया है कि वो आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, वो आपके भगवान है, उनको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हमें जिस दिन हम इस क्षेत्र में पदार्पण करते हैं वहां से लेके जिस दिन इस दुनिया से प्रयाण करते हैं तब तक वो जिम्मेदारी हमारी बनी है। अब मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करने के बाद, तो आपने एक प्रश्न रखा कि संग्रहणी और ग्रहणी में क्या है। आते जो हमारे मुख से भोजन जाता है उसको ग्रहण करते हैं, आमाशय में उसका संग्रहण होता है। आमाशय से जब भोजन अमलगमेट होके या मिक्स होके 1.25 घंटे हमारा भोजन आहार करने के बाद हमारे आमाशय में रहता है। इसके बाद जब वो धीरे धीरे हमारी छोटी आंत में जाना शुरू करता है तो अनुमानतः इसका 3 से 3.5 घंटे का सफर होता है। उस बचे हुए पित्त मिले हुए भोजन को जो अमलगमेट करके जो हमारी छोटी आंतों में गया है वो 32.5 फुट के क्षेत्र में, उसमें से अपने अपने हिसाब से हमारे ऊतक जो जीवनी तत्व है वो चूसते जाते हैं। और जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहाँ जल भाग का शोषण होता है और किट भाग 1 या 1.25 घंटे में हमारे मलाशय के द्वार पर पहुंच जाता है। वहाँ उसमें से जल भाग का शोषण होकर वो हमारे गुर्दों द्वारा फिल्टर होकर यूरिया में चला जाता है और मल जो है वो हमारे मलाशय से, और तब हमें सेंसेशन होने लगता है कि हमको
लेट्रिन जाना। अगर हमारा ये सिस्टम सही है तो हमें जैसे ही सेंसेशन होता है जाएंगे फटाक से होके आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा भोजन संग्रहणी दो रूप की, एक तो हमें बार बार लैट्रिन जाना, यानी आंतें इसको संग्रह करने में अक्षम हो जाती हैं जैसे ही हम भोजन करते हैं, और थोड़ी देर के बाद ही हमको सेंसेशन होने लगता है कि हम लैट्रिन जाए। तो इसमें एक गांव के छोटा सा दोहा है, एक बार योगी एक बार भोजन करते हैं। हमारे आदरणीय जो जैन धर्म के गुरुदेव होते हैं वो भी एक ही बार भोजन आहार लेते हैं। तो एक बार योगी, जो भी योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो एक बार भोजन करते हैं। उनके लिए एक बार ही उसके शौच के लिए जाना ठीक माना जाता है। दो बार भोगी यानी गृहस्थ, हम दो बार भोजन करते हैं, इसलिए हमारा दो बार शौच को जाना उत्तम माना जाता है। और जो बार बार जाए वो रोगी, जो बार बार जाता है वो रोगी माना जाता है, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं इस सिस्टम की खराबी से ये रोग उत्पन्न होता है कि हमारी आंतें ग्रहण करने की क्षमता खोती जाती है, और ये रोग एक दो दिन में, इसको वर्षों लगते हैं। यहाँ मैं एक प्रश्न ये आप लोगों के सामने भी रख रहा हूँ, आप लोगों में बहुत से बाल चिकित्सक भी होंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ भी होंगे, लेकिन जब हमारे पास छोटे बच्चों को लेकर माताएं आती हैं तो हम ये तो बता देते हैं कि इसको ये बीमारी है, दवा देना, वो दवा देना करना, लेकिन कभी उन्हें, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसा करते, लेकिन अधिकतर ये नहीं बताते कि आपका बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, कितनी बार खा रहा है, और आप उसके लिए क्या क्या दे रहे हैं, उसके लिए कुछ खाने का आपने सिस्टम बनाया है नहीं, ये हम कुछ नहीं। ये पूछते हैं क्या हो रहा है, दस्त लग रहा है, उल्टी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो हम पूछते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते कि ये खाता कितनी बार है, क्या खाता है, और आप इसको खाने के लिए कुछ इसके नियम बनाए हुए हैं। बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता उनको जिद पूरी करते जाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, हाथ पैर पटकेंगे, सिर पटकेंगे, हमारे माता पिता हमें वो सब पूरा कर देंगे, उसको करना चाहिए। वहाँ डॉक्टरों को भी मैंने देखा कि अपने बच्चों को ठीक ढंग से नहीं समझा पाते कि तुमको ये खाना है, ये नहीं खाना। अगर हम बचपन से बच्चों को क्या खाना है, कितना खाना है, और हम वहीं से उनको उसकी हैबिट इज द सेकंड नेचर, आदत ही हमारा दूसरा स्वभाव होता है। लेकिन वो अपनी जिद से ये खाएंगे, बाजार का ज्यादा खाएंगे, तला हुआ ज्यादा खाएंगे, घर का कम खाएंगे, ये क्या क्या बच्चों के लिए इतने आइटम हैं कि दुकानें भरी पड़ी, और जब वो हमसे जिद करते हैं तो हम बड़े आसानी से वो सामान उनको लेकर देते, कभी नहीं सोचते कि ये खाने से या इसकी आदत पड़ने से कुरकुरे या लेज या चिप्स या जो भी वो बच्चों के लिए बहुत सारे आइटम होते हैं, वो हम उनको नियंत्रित नहीं कर पाते। और वहीं से जो संग्रहणी का रोग है, संग्रह करने की क्षमता हमारी आंतों की बिगड़ती जाती है, और वो धीरे धीरे हमारे साथ जवान होती जाती है, युवा होती जाती है, वयस्क होती जाती है, और बुढ़ापे तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है नाना जी कि अगर हमारा खान पान सही नहीं रहेगा तो हमें ये धीरे धीरे रोग उत्पन्न होता जाएगा। मैंने जो अनुभव किया है, 80% लोग 10% से लेकर 80%, 90% तक संग्रहणी के मरीज हैं। आप स्वयं अपने आचरण, अपने खान पान का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें थोड़ा ना बहुत इसका मिलेगा। लेकिन हमारे पास आयुर्वेद में, एलोपैथी में भी बड़े चूर्ण, चटनी, अचार, मुरब्बे इतने सारे हैं कि हम ज्यादा
शादी में ज्यादा खाए उनकी त्रिफला चूर्ण खा लेंगे, लवण भास्कर चूर्ण में ये मिला के खा लेंगे, हमको चूर्ण में ऐसा कर लेंगे, नहीं होगा तो हरड़ बहेरा आंवले में और कुछ मिला के खा लेंगे और लूज मोशन करके जो खाया वो निकाल। लेकिन ये आंतों के साथ बलात्कार है, अत्याचार। वो अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं कर पाते। आपकी इस जल्दबाजी, एक दिन अगर लैट्रिन आपका बच्चा नहीं जाता है तो आप तो ये देखिए कि इसने कल क्या खाया था, ये लैट्रिन क्यों नहीं गया, इसका पेट कड़क तो नहीं है, इसकी नाक तो नहीं बह रही, इसकी छाती में घरघराहट तो नहीं हो रही, शीत का प्रकोप तो नहीं हो गया, ये रात को बिस्तर गीला होने में इसको शीत तो नहीं लगे। या उन कारणों को ना देख के हम उसको कुछ ना कुछ ऐसा खिलाते हैं उसको जबरदस्ती लैट्रिन, और वहीं से हमारा आंखों के साथ ये बलात्कार होता है, तो मरते दम तक ये कम नहीं होता। हम कभी भी इस चीज को ऐसा समझते हैं जैसे गाड़ी में चाबी लगाए, स्टार्ट करिए चल। शरीर ऐसा यंत्र नहीं है, ये स्वचालित यंत्र है, और इसके स्वचालन के लिए उसको उसकी बातों पर, उसकी आपदाओं पर, उसकी अड़चनों पर, उसके दैनिक चर्या पर अगर आप बारीकी से ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को संतुलित कर लेंगे, अपने खाने पीने के सिस्टम को साझा। मैं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन मैं बचपन से, मुझे मेरी गृहिणी कमजोर थी, मैंने बचपन से घी छोड़ दी, मैं रूखी रोटी खाता। आज ही उनके यहाँ जाता हूँ, इनकी सासू माँ बहुत अनमनोहार करती हैं और मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांग के कहता हूँ, समझन जी मैं घी नहीं खाऊंगा, मैं 2 पौर आपके चावल या एक आधी रोटी ज्यादा खा लूंगा, लेकिन मैं घी तली हुई पूरी नहीं खाऊंगा, समोसा कचौड़ी नहीं खाऊंगा, पकवान नहीं खाऊंगा, मैं मीठा दलिया खा लूंगा, हलवा नहीं खाऊंगा। और मेरा अनुरोध वो मान लेती है, इसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी हूँ। धन्यवाद नाना जी। नाना जी आप मुझे बताइए कि हम जो संग्रहणी के जैसे मरीज जो हो जाते हैं, गृहिणी या संग्रहणी, जैसे शुरुआती अवस्था में हम जैसे देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि भोजन और भोजन के बाद तुरंत के तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये शुरुआत में तो ऐसा होता है कि आपने स्टार्ट किया तो 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद मोशन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अक्सर देखा है कि अगर ये क्रॉनिक हो जाता है तो भोजन किया और भोजन से पानी पिया और पानी पीने के बाद तुरंत ही मोशन के लिए चले गए। तो आप हम क्या कर सकते हैं नाना जी, इसमें हम क्या चिकित्सा ऐसी दे सकते हैं जिससे हम उनका मोशन ठीक कर सकें और उनको इस बीमारी से निजात दिला सकें? हाँ, इसमें एक चीज का और उल्लेख करके तुम्हारा उत्तर देता है। उल्लेख ये इसलिए करना जरूरी है कि हम सब उस आग्रह के कच्चे हैं, और जहाँ भी जाएंगे, जिसके भी घर जाएंगे, मेहमान होते जाएंगे या कोई हमारे घर मेहमान होते आएगा, हम उससे बार बार आग्रह करते हैं, एक पूरी तो ले लीजिए, थोड़े से भजिए ले लीजिए, ये हलवा तो थोड़ा लेना पड़ेगा। अभी आपकी समतन जी देखे गई, हमने तो कुछ खिलाया नहीं, दादाजी ये तो लेना पड़ेगा। ये जो मनुहारे हैं हमारे, ये हम जो मनुहार करने वाले, वो हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन अनजाने में वो हमारे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारी भूख से ज्यादा खिलाना, ऐसे ही हम बच्चे को पुराने जमाने से मैया का वहीं पढ़ेगी चोटी, भगवान कृष्ण के जमाने से ज्यादा खिलाना, दूसरों के घरों के अपना मक्खन को खाना, दूसरों घर का मक्खन चुरा के भी खाना, ये जो हमारी एक पैथोलॉजी है, एक जो हमारी माइथोलॉजी है, ये जो हमारा अनुकरणीय संस्कार है, तो हमें आग्रह के कच्चे बना देता है, और भर पेट होने के बाद भी उनके आग्रह के एक आध पूरी या हलवा जरूर खा लें। यहीं से हमारा ओवरडोज या अति भोजन करना शुरू होता है। जो हैबिट इज द सेकंड नेचर, आगे जाके हमारा स्वभाव बनता है। मैं हमारे आदरणीय जैन मुनियों को बहुत बहुत सत प्रणाम करता हूँ। वो कुछ नहीं बोलते, वो ऐसा हाथ कर देते हैं, सारी मनुहार और आग्रह समाप्त हो जाते। लेकिन हम उनसे सारी चीजें उनके अनुसरण करते हैं, लेकिन उनका भोजन करने के आग्रह वाला कि वो उन्होंने हाथ कर दिया वो फिर नहीं खाएंगे, एक बार खाएंगे।
लेकिन हम 6 बार खाएंगे, बाजार में अलग खाएंगे, घर में अलग खाएंगे, मेहमानी में अलग खाएंगे, और अधिक खाना हमारा प्रचलन हो गया है, और वही हमारी संग्रहणी की सबसे बड़ी जड़। मैं आप सबसे, और जो भी इसको सुन रहा है, आप आगे जाके अच्छे डॉक्टर बने, मैं आप सबसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने मरीज को सबसे पहले उचित मात्रा में, उसकी भूख से एक रोटी आधी रोटी कम, हमारी एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे पूर्वजों की कि कम खाना और गम खाना, ये दोनों हमारी लंबी आयु और स्वस्थ रहने की बड़ी भारी कुंजी। कम खाएंगे तो बीमार नहीं करेंगे, गम खाएंगे किसी से लड़ाई नहीं होगी तो आपके ऊपर कोई मुकदमे नहीं होंगे। तो कम खाना और गम खाना ये सबसे बड़ी कुंजी है। ये आपने अगर सीख ली तो आप कभी भी अति भोजन या कब्ज के या बदहजमी के या संग्रहणी के शिकार नहीं होंगे। जी नाना जी, आयुर्वेद दृष्टिकोण से हम किसी भी एक व्यक्ति में अगर संग्रहणी का वो मरीज हो जाता है और इसको इस तरीके की परेशानियां होती हैं, तो हम आयुर्वेद में किस तरीके से इसकी चिकित्सा कर सकते हैं? हाँ बेटा, इसकी चिकित्सा करने का हमारे आयुर्वेद में बताया है कि जब कोई मरीज वैद्य के पास आता है तो प्रथम दृष्टि से उसकी वहीं से उसका निरीक्षण चालू हो जाता है। सबसे पहला उसका प्रश्न है गति। एक स्वस्थ आदमी की और बीमार आदमी की गति में अंतर होता है, उसकी गति। फिर उसकी चेष्टा, एक जो स्वस्थ आदमी ठीक से बैठा, लेकिन जो कोई बीमार है वो टेढ़ा मुंह बनाएगा और ऐसा करके से ऐसा करके बैठेगा, चेष्टा। तीसरा चीज है उसकी कांति। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो दुबला पतला भरे हो, लेकिन उसके चेहरे की कांति बता देती है। फिर उसके बाद उसका स्पर्श, शीतल है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत कम गर्म है, ठंडा है या स्वेदल है या रूखा, इससे भी रोग की पहचान होती है। फिर होती है उसकी वाणी। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति बोलता है नमस्कार साहब। नाना जी, संग्रहणी के रोगी में आप बताइए कि हम अगर संग्रहणी का रोगी आता है, इसको जब हम बोलते हैं तो स्वर से, स्वर, अरे भैया अगर उसकी वाणी का अहंकार खत्म हो गया तो वो घातक किसी रोग का शिकार। लेकिन अगर उसकी वाणी में अहंकार है, नहीं जी मैं डॉक्टर साहब मैं आया हूँ, मेरा नंबर जल्दी लगा दीजिए, दुकान जाना है, तो समझ जाओ वो किसी घातक बीमारी का शिकार नहीं है, ये कोई सामान्य बीमारी का शिकार है। इसमें मैंने संग्रहणी इसलिए लिया कि बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान दें कि उनको उचित खान पान, संयमित खान पान दें, तो आगे जाके आपकी उम्र में या मेरी उम्र में जाके वो किसी संग्रहणी रोग का बीमार नहीं बने। संग्रहणी ऐसी है जैसे सुरसा नाम अहिन की बात है। जितने भी अहिन यानी सर्प हैं संसार में, सभी की माता सुरसा है। ऐसे ही शरीर में संग्रहणी सारे रोगों की माता है। जैसे सुरसा सर्पों की माता है, ऐसे ही सारे रोगों की माता संग्रहणी। जी मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि रोग होते हैं तो इस तरीके से पेशेंट हैंडल करता है, तो आपने बताया, तो मैं ये चाह रही थी कि संग्रहणी का जो मरीज होता है, तो आपने बताया कि उसकी कांति चली जाती है इस तरीके का, तो आप उसमें और डायग्नोस्टिक फीचर क्या रहता है कि आपको कैसे लगेगा कि इसके अंदर जितने भी पोषक द्रव्य हैं वो सारे के सारे अवशोषित नहीं हो रहे हैं? हाँ देखिए, हमारे संग्रहणी में अगर हमारा पाचन ठीक है तो नियम से जिस समय से तुमने आदत डाली है उसी समय आपको शौच के लिए जाना पड़ेगा। बाकी एक बार या 2 बार, ये इसके बाद आपको शौच की ना तो चिंता होगी ना उसके लिए आपको कोई इंटीमेशन आएगा कि आपको जाना। लेकिन जो संग्रहणी के मरीज हैं वो अगर आग्रह में अपनी खुराक से आधी रोटी भी ज्यादा खा लेते हैं तो उनको तुरंत सेंसेशन होने लगता है कि हमको लैट्रिन, वो लैट्रिन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बहुत
जल्दीबाजी, लेकिन वहां जाके गैस पास हुई, लेटर नहीं आई, गैस पास होने के बाद आई। लेकिन जब तक गैस पास नहीं होगा ऐसा लगेगा कपड़े खराब हो। संग्रहणी में ग्रहण करने की क्षमता इतनी कम हो जाती है कि सारी तरफ से ध्यान हटके हमें उस पे आ जाता है कि कहीं जगह हो तो होगा। दूसरी चीज इसी के साथ में जिनको संग्रहणी होती है उनको, जैसे हम बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग दिन भर में 3, 4 या 5 बार, इससे अधिक, लेकिन जिसको संग्रहणी होती है वो 10 बार चला जाए, 12 बार चलाए, उसको बहुमूत्र हो जाता है और आगे जाके वही बहुमूत्र प्रमेह में कन्वर्ट होकर, बहुमूत्र भी प्रमेह का एक कारण या एक लक्षण, वहीं से उसकी गृहिणी की खराबी से ही शुगर उसको चालू हो जाए, वहीं से शुगर का निर्माण चालू। जी नाना जी, नाना जी, हम ये चाह रहे थे कि हम किस तरीके से, हमारे छोटे छोटे वैद्य हमसे जुड़े हुए हैं जो अभी हमारे कॉलेज से पास आउट हुए इंटर्न्स हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जैसे गृहिणी रोग है और संग्रहणी रोग है, इसकी चिकित्सा में बड़ी कठिनाई होती है। अंग्रेजी में इसको आइडेंटिफाई करना। अब हाँ, जो जिसको संग्रहणी होती है उसका बार बार मुंह सूखता है, वो बार बार पानी, दूसरे उसकी आंखें बुझी हुई रहती, आंखों में जो चमक को तेज होना चाहिए पानी, चेहरे की कांति क्षीण हो जाती है और शरीर में जो एक चमक होती है, एक स्नेहल होती है, उसकी त्वचा रूखी हो जाती है। जैसे शुगर वाले की त्वचा रूखी होती है वैसे ही संग्रहणी वाले की त्वचा रूखी हो जाती है और उसमें उसका रंग तो गोरा होता है लेकिन कुछ जगह पर काले स्पॉट या छाइयां आने लगती, चेहरे पर भी, माथे पर भी, गले के पास भी और हाथों में भी। उसको जो एक चमक होती है, स्वेदन के बाद जो एक तेल निकलता है शरीर से, तो तेल निकलना कम हो जाता है तो वो चमकहीन हो जाता है चेहरा। इसके बाद में संग्रहणी वालों को मसूड़ों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, दांतों में खट्टा बहुत जल्दी लगता है और मसूड़े पकने का या दांत हिलने का बहुत जल्दी, उनके दांत गिरने का। मेरे ये जो सामने के दांत तो इसलिए टूट गए कि मेरा पोता गोदी में था और मेरा बेटा गाड़ी चला रहे थे, किसी चीज को देख कर उन्होंने ब्रेक लगाया, उसका सिर डैशबोर्ड से टकराया, मेरा सिर उससे टकरा गया, तो ये 2 दांत उसमें टूट गए। लेकिन अभी मैं अच्छी कड़क बाटी खाता हूँ, बढ़िया चबा के खाता हूँ और दांतों में कोई खराबी नहीं है। तो आप मुझे वो बता रहे थे कि बच्चे के लिए जो कांति चली जाती है तो हमें उसकी किस तरीके से चिकित्सा करनी चाहिए? चिकित्सा का सबसे पहली चीज तो उसके खाने का निर्धारण कर। बच्चे 2 या 3 प्रकार के होते हैं, एक बच्चा बहुत खाता है, एक बच्चा कम खाता है और एक बच्चा मनाए भी नहीं खाता, उसके पीछे उसकी माँ प्लेट लेकर घूमती रहती है, भाग कर फिरता नहीं। वो चीजें खाता है जो नहीं खाना चाहिए, कुरकुरे, लेज, ये वो उल्टी सीधी चीजें ज्यादा खाएगा, लेकिन खाना खाने का उसका मन नहीं होगा। उसे मार मार के मुसलमान भी बना लिया गया और उसको थोड़ा बहुत खिला दिया गया, तो या तो वो उसको उल्टी होगी या उसको पसंद। वहीं समझ जाओ कि ये बच्चा जन्मजात, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिन माताओं को संग्रहणी होती है उन माताओं के लड़कों में संग्रहणी का आता है, लड़कियों में नहीं आता, क्योंकि हमारी जेनेटिक थीम ये है कि माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बेटे में 80% जीन उसके माँ का आता है, 20% पिता का होता है। बेटी में 80% जीन उसके मतलब बाप का आता है और 20% उसके पिता का आता है। इसलिए रूप रंग सूरत शकल में बेटियां बाप पर जाती हैं और रूप रंग शकल में बेटे मापे जाते हैं। और जिस प्रकार रूप रंग शकल उनको मिलती है, उसी प्रकार माता पिता के खजाने में जो रोग पड़े रहते हैं वो भी जन्मजात लेके पैदा होते।
तो ऐसी जो संग्रहणी होती है, जो हमको विरासत में मिलती है, जेनेटिकली मिलती है, ये 100% ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप तेज दवाएं देंगे तो विस्तंभ होकर उसको उल्टियां होने लगेंगी, उल्टी बंद करेंगे तो दस्त होने लगेंगे, दस्त बंद करेंगे तो उल्टियां होंगी, मतलब उसकी पाचन क्रिया, अगर एक चीज बंद करेंगे तो दूसरी होगी। इसलिए उसको धीरे धीरे उसकी पाचन क्रिया सुधारने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा पृछेपात या ब्रह्मास्त्र है, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक सबसे बढ़िया चीज है पंचामृत पर्पट। ये संग्रहणी की अचूक और अमोघ दवा है। और दूसरी चीज है बेल, बेल का गूदा, बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत, ये संग्रहणी की सबसे बढ़िया दवा। जिनको पतले और पिचकारी वाले दस्त लगते हैं उनके लिए कुर्जा रिस्ट और मुस्तका रिस्ट, ये दोनों, अगर वो कड़क लैटिन वाला है तो उसको मुस्तका रिस्ट नहीं देना है, कुर्जा रिस्ट। लेकिन अगर वो पतले दस्त वाली संग्रहणी है तो खाते ही दस्त लग जाए, उसमें दाने भी आते हों, मतलब वो ऐसी संग्रहणी हो कि जो खाया वैसे ही निकल जाए, साबुत बचे, तब उसको कुर्जा के साथ मुस्तका रिस्ट भी देना जरूरी है, ताकि वो लूज मोशन से हमारा जल भाग निकल जाने से हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फिर बाटल चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्राणों पे संकट खड़ा होगा। ठीक है, तो अगर पतले दस्त रहते हैं तो हमें कुर्जा रिष्ट के साथ मुस्तका रिष्ट भी ऐड करना मुस्तका चाहिए। रिष्ट मल और साथ को में गाढ़ा करेगा, कुर्जा रिष्ट बार बार जाने को बंद कर देगा। कुटज जो है वो दस्त को बांधने वाली और संग्रहणी की अनमोल दवा जी, और साथ में कुटज परपटी वटी। हाँ, तो कुटज घन पट्टी भी मिल सकते हैं। नहीं, आपने जो बताया पंचामृत परपटी, पंचामृत परपटी इसलिए बता रहा हूँ कि वैद्यों को दूसरे रसायन जो हमारे इसमें रसायन है, बहुत से रसायनों में निर्देश है, ये पित्त प्रकृति वाले को इस तरीके से देना है, अगर उसमें प्रवाल नहीं मिलाएंगे तो उनको उसके रिएक्शन हो जाएगा। कफ प्रकृति वाले के लिए अगर इसमें टंकण और वो नहीं मिलाई जाएगी तो उसका कफ दूषित हो जाएगा। और वात प्रकृति वाले को अगर आपने इसको दे दिया और उसको ढंग से नहीं हुआ तो उसको चक्कर आने लगेंगे, गैस बनने लगेगी, डकारें बहुत आएंगी और वो घबराहट पैदा होगी, पसीने छूट जाएंगे। तो 80 प्रकार के रोग तो हमारे इसी से होते हैं। इसलिए हमको सबसे पहली चीज है कि पंचामृत परपटी से जब हम इस रोग का अंकुश लगा के इसको धीरे धीरे ठीक करते हैं, इससे 3 से 6 महीने लगते हैं, बड़ी धीरज के साथ करना पड़ता है। तेज दवाएं देके आप दस्त को बंद कर देंगे लेकिन रोगी को और ज्यादा बीमार कर। ये बहुत बड़ी ध्यान रखने की चीज है कि आपको अपने उसको मरीज को बहुत धीरे उसको समझाइए कि आप जल्दी अच्छे होने की हमसे आप आग्रह मत करिए। इस रोग में थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, निरंतर धीरे धीरे हम इसको अपने कंट्रोल में करेंगे और उसको विश्वास में लीजिए, ताकि वो ऐसा भी ना समझे कि आप उसे लूटना चाह रहे हैं इसलिए ज्यादा दिन अपने पास बुला रहे हैं। जब तक आपके ऊपर उसका विश्वास काम ही नहीं होगा तब तक बहुत देर तक वो आपसे चिकित्सा नहीं कराएगा। ठीक है, मतलब हमको जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको मतलब पंचामृत परपटी, तो नाना जी हमें क्या सिर्फ पंचामृत परपटी से ही काम हो जाएगा या हम कुछ और भी मिला सकते हैं इसमें? नहीं, ये देखिए कोई भी एकल औषधि तो काम की नहीं है जी। हमारे आयुर्वेद में इसके बड़े अच्छे नुस्खे हैं, आयुर्वेद में ही बताए, लेकिन जो परंपरागत ढंग से मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है कि इनमें प्रक्षेप डाल के इनकी मरीज के रोग का, मरीज का बल, मरीज के रोग का बल, मरीज की पाचन क्रिया की शक्ति और उस सब चीज को नाड़ी की गति से देख के कि ये कफन प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, वातज प्रकृति का है,
तो वातज प्रकृति वाला जो होगा वो वृक्ष होगा, पित्तज प्रकृति वाला उसका स्वर तीखा कर्कश होगा, कफज प्रकृति के वाले का बिल्कुल मरा हुआ दीन होगा, और वात प्रकृति वाले का बहुत गंभीर यानी बड़ा ऐसा लगेगा घमंड से बोल रहा है, जबकि वो घमंड से नहीं बोल रहा। उसके स्वर से भी आप उसकी प्रकृति समझ सकते हैं। और कफ प्रकृति वाला बहुत कम बोलता है, वात प्रकृति वाला बहुत वाचाल होता है, और पित्त प्रकृति वाला चिड़चिड़ा होता है। पर एक सबसे बड़ी चीज यह है कि एकल प्रकृति वाला तो कोई होता ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों में एकाध एकल प्रकृति वाला होगा, और एकल प्रकृति वाला होगा तो अल्पायु होगा। ये भी बहुत बड़ी चीज। जितनी मिक्स प्रकृति होगी उतना ही वो दीर्घायु होगा, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे रोग उसके पीछे लगे रहेंगे। वो किसी न किसी चीज से परेशान रहेगा, या तो विस्तंभ से परेशान रहेगा, या 2-4 बार लैट्रिन जाने से परेशान रहेगा, बार बार पेशाब जाने से परेशान रहेगा, लेकिन वो दीर्घजीवी होगा। जो मिक्स प्रकृति वाला दीर्घजीवी तो जरूर, चाहे बीमार होकर जिए चाहे स्वस्थ होकर जिए, सावधान रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इलाज करता रहेगा, तो वो स्वस्थ जिएगा। लापरवाह रहेगा, खान पान पर ध्यान नहीं देगा, तो बीमार होकर परेशान। मैंने पिछले 40-45 सालों से घी खाना, तली चीजें खाना और गरिष्ठ भोजन करना, बाजार का करना बिल्कुल बंद किया है, और अपने मुख से आधी एक रोटी कम खाता। तो आप बच्चों के लिए बता रहे थे कि हम बच्चों के लिए परपटी वटी के अलावा और क्या दे सकते हैं? हाँ, बच्चों के लिए परपटी का योग ऐसा बनाते हैं कि 1:8 का अनुपात, बड़ों के लिए बनाते हैं 1:4 का अनुपात, महिलाओं के लिए बनाते हैं 1:6 का या 1:5 का अनुपात। लेकिन जो रोगी बलिष्ठ है, जिसकी पाचन क्रिया तो ठीक है, भले ही वो संग्रहणी का मरीज है, तो हम उसको 1:4 का या 1:3 का भी योग बनाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने दिया पंचामृत परपट्टी ली हमने, मान लीजिए 2.5 ग्राम, उसमें हम 1.5 ग्राम डालेंगे पीयूष बल्ली रस, जो संग्रहणी के दवाओं का सबसे बढ़िया। पीयूष बल्ली रस का तो विवरण सब आप सब डॉक्टर हैं, जानते हैं, वैद्य हैं, पीयूष बल्ली रस की क्या प्रक्रिया है, हम बहुत डिटेल में नहीं जानते। फिर इसके बाद में उसके पित्त को शमन करने के लिए हम कामदुधा रस मोती पिलाएंगे, और उसके जो लीवर और किडनी में जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके लिए सूट से खा सकते हैं। और इनको जब दिन चारों हो जाएंगे तो इनके वजन के बराबर उससे आधी हम प्रवाल डालेंगे, और उससे आधी हम डालेंगे सुक्ति पिस्ती, और उसका 1/6 से 1/8 भाग डालेंगे कहरवा पिस्ती। कहरवा जानते हो? कहरवा पिस्ती सारे रोग, सारे योग को, जैसे हम नहाते समय ठंडे पानी में गर्म मिला के अपने नहाने योग बनाते हैं, या गर्म पानी में ठंडा डाल के कितना हम सहन कर सकते हैं, कितना हमको अच्छा लगेगा, वैसा बनाते हैं। ऐसे किसी भी आयुर्वेदिक योग को रोगी के अनुकूल बनाने के लिए कहरवा पिस्ती वही काम करती है, जैसे हम नहाने का पानी अपने, कोई बहुत गर्म पानी से नहाता है, कोई एकदम ठंडे पानी से नहाता है। इसी प्रकार कहरवा पिस्ती उस योग को इतना सरल और सुरक्षित बना देती है कि अगर उसकी मात्रा कम ज्यादा भी हो जाए तो रोगी का अहित नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था कुछ, जी ठीक है। तो हमारी जो उसका योग बनेगा, अगर हम 1 ग्राम सूत से घर रस लेते हैं, अगर हमारी 5 ग्राम
पंचामृत परपटी है, 1 महीने का हमको अगर योग करना है तो 5 ग्राम अगर हमारी पंचामृत परपटी है तो उसमें 2.5 ग्राम हमको 20 बल्ली रस लेना है और 1 ग्राम उसमें सूर्य शेखर रस स्वर्ण युक्त, 2.5 ग्राम कामसुधा रस मोती युक्त और 1 से 2.5 ग्राम तक, अगर गर्मी के दिन है तो 2.5 ग्राम, ठंड के दिन है तो 1 ग्राम कहरवा पिस्ती डालेंगे और उसकी 30 पुड़िया बनाने के लिए, क्योंकि ये सब बहुत थोड़ी है, तो उसमें या तो गुरबेल का सख्त डालेंगे या शंख और कपर्द की कुछ मात्रा मिलाकर हम उसको इतना मटेरियल बनाएंगे कि हम उसमें 3-3 रत्ती की या 3.5-3 रत्ती की 60 पुड़ियाएं बना के अपनी मम्मी को, 1 पुड़िया सवेरे 1 पुड़िया शाम भोजन के बाद। उसके साथ में आशा वरिष्ठ में हम कुर्जा रिष्ट और मुफ्त का रिष्ट देंगे। बेल भोजन के बाद बेल का मुरब्बा या बेलाजिल या बेल का शरबत है तो 50 ग्राम के 50 से 60 ग्राम, और अगर मुरब्बा है तो आधा से 1 चम्मच, बेलाजिल है तो आधा चम्मच भोजन के बाद अवश्य ही दें। ये आपको पंचामृत परपटी का मरीज के लिए ये योग है। नाना जी, ये हम कितने समय तक दे सकते हैं गृहिणी के मरीज को? इसमें जब हम 1 महीने की दवा वो खा लेगा और जिस स्थिति में वो हमारे पास आया था, 1 महीने में वो हमसे कई बार मिल सकता है, हम दवा नहीं बदलेंगे क्योंकि हम उसको 1 महीने की 60 पुड़िया देती और उसके औषधियां लिख दी हैं वो उनको ले, पर उसको निरीक्षण करते रहना हमारा, अगर आता है तो, नहीं आता है तो भी उससे वार्तालाप करते रहना, फोन से या किसी तरीके से संपर्क बनाए रहना। जब वो दूसरे महीने में आएगा तब देखें तो उसकी नाड़ी की गति में कितनी ताकत आई, उसके चेहरे पर कितनी क्रांति आई, उसका मुंह सूखना ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसकी चाल में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया, उसकी नींद ठीक हो रही है या नहीं हो रही, उसकी भूख अच्छी लग रही है, ये सब हमको उससे पूछ के मालूम करना है। और इन सब विवरणों का संयुक्त रूप से अध्ययन करके हमको दूसरे महीने की जो खुराक बनाएंगे उसमें इन जो भी हम रसायन दे रहे हैं उनकी मात्रा कम करके पुड़िया 60 ही बनाना, उसमें प्रक्षेप बढ़ा देंगे लेकिन इनकी मात्रा कम करना और सने सने कम करते करते तीसरे महीने में हम सूक्ष्म मात्रा में ये देंगे और उसका बिलाजिल और कुर्जारी ये चालू रखेंगे, बाकी ये रसायन की मात्रा बहुत कम करें। मतलब ये है कि हम पहले महीने में थोड़ा रसायन की मात्रा बढ़ाएंगे, मात्रा देना, हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्राओं को कम करते जैसा वो स्वस्थ होता जाएगा वैसे उसकी मात्रा कम करते जाएगा। जी, मतलब हमको पूरा फुल डोज 6 महीने तक उस मरीज को देना है और 6 महीने का ही बोल के बोलना है कि आप 6 महीने के पहले इस दवा को बंद मत कीजिए। यदि आपने 3 महीने में वो स्वस्थ हो गया तो उससे ये मत कहिए कि आप हमारे पास नहीं, आप आइए, 6 महीने तक हमारे पास आना है। नहीं आ सकते तो आजकल तो बड़ा अच्छा फोन पे भी हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी चिंता का विषय है, उसका स्वास्थ्य। जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक आपको उससे संपर्क बनाए रखना है। वो भले ही लापरवाह हो जाए, बच्चा लापरवाह हो सकता है, माता पिता लापरवाह नहीं हो सकते, बूढ़ा है तो भी आपके लिए बच्चा है और आपकी चिंता उसके लिए आपका ये पेशा बताता है, तो उसकी चिंता करना आपका सबसे बड़ा धर्म। आप उसको फोन करके जानते रहिए कि वो ठीक है कि नहीं है और उनकी फिक्र करिए, और जब वो पूर्ण स्वस्थ हो जाए तो अपने भगवान धन्वंतरि के चरण में प्रणाम करके अपने इस यश को प्राप्त करें। ठीक है नाना जी, ये तो अपना हो गया चिकित्सा। तो चिकित्सा तो मेरे हिसाब से सारे हमारे छोटे वैद्य जो हैं वो सब समझ गए होंगे और उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान भी मिला हमारे नाना जी से। नाना जी, मैं ये चाह रही थी कि एक आहार जो होता है वो हमारे आयुर्वेद में सबसे एक 50% जो चिकित्सा होती है वो आहार की चिकित्सा होती है। तो मैं आपसे कुछ ऐसी चीज जानना चाहती हूँ
कि जो हमें किताबों में पढ़ने नहीं मिलती। हाँ। कि ऐसा क्या है, मतलब हम जानते हैं कि शायद संग्रहणी के मरीज को बहुत ज्यादा आहार के बारे में सोचना पड़ता है और बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी हाँ इंटेस्टाइन अगर बहुत वीक हो चुकी होती है। तो हम ऐसा क्या आहार निश्चय करें पेशेंट के लिए, और उन्हें कैसे समझाएं कि आपको इस तरह का ही आहार लेना है और इसी आहार से आपको रोग आपका जाएगा। हाँ, अब सबसे पहले तो ये समझ लो बेटा कि जिनकी पित्तज प्रकृति है उसको पंचामृत परपति या कोई भी रसायन देने के पहले उसके बारे में बहुत सोचना समझना, क्योंकि पित्तज प्रकृति वाले को कभी कभी इसके रिएक्शन हो जाते हैं। तो उनमें हमको प्रक्षेप में मोती युक्त मतलब प्रवाल भस्म और कहरवा पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, ये तुम्हारे क्या कहते हैं पन्ना पिष्टी, पुखराज पिष्टी, ये सब पिष्टियां जो होती है ये बनाई इसलिए है कि पित्तज प्रकृति वाले मरीज को पित्त उद्वेलित ना हो, पित्त जल के विदग्ध ना हो जाए, या मरीज की मंदाग्नि हो गया, जो विस्तंभ रोग का मरीज संग्रहणी के बाद वो विस्तंभ रोग का मरीज हो गया, तो ये समझो कि हमने उसको अंधे कुएं में डाल, उसके लैट्रिन बार बार जाना तो बंद हो, लेकिन अब मल 12 या 24 घंटे के 36 या 72 घंटे में उसका पास आउट हो रहा, सड़ी गंध बदबूदार उसकी गैस होगी, बदबूदार उसका मल होगा। अगर वो लैट्रिन चला जाएगा तो 1 घंटे तक कोई भी आदमी उस बाथरूम में जाएगा उसकी दुर्गंध वहां मिलेगी। तो हम ऐसा अगर करते हैं तो हम अच्छे वैद्य नहीं है, हम अपने मरीज की हमने संपूर्ण देख रेख नहीं करी और न उसके इस महाअंधे कुएं में जाने का दोषी भी हम हैं। तो ऐसे मरीज में हम क्या कर सकते हैं नाना जी? इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है कि गाय का ताजा मक्खन, अगर वो उपलब्ध ना हो तो गाय का घी, और जो तुम्हारा भोजन है, हमारे यहाँ उत्तर भारत में और राजस्थान में परंपरा है कि घी रोटी में नहीं लगाया जाता, दाल या सब्जी में बारीक जो भोजन आपका मेहमान कर रहा है बारीक धार से छोड़ा जाता है। हमें नहीं मालूम ये 1 चम्मच पचाने की क्षमता वाला या आधा चम्मच, और हमने रोटी में बहुत लगा दिया तो उसको नुकसान हो जाएगा, और कम लगाया तो हमारी छाती के साथ। इनके घरों में यार घी नहीं है, ये क्या रूखी रोटी रख दी, तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस लगी। इसलिए घी ऐसा डाला जाता था, और खाने वाला जब तक ऐसा हाथ नहीं करे वो धार बंद नहीं की जाती, भले ही पूरा डुबला उसमें चला जाए। ये हमारी संस्कृति कि उसको ऐसा नहीं लगे कि ये मेरी मर्जी के माफिक नहीं मिला। लेकिन अब वो समय भी नहीं रहा, क्यों खेती बाड़ी करते थे, मेहनत बहुत करते थे तो अच्छा घी हजम करने की ताकत, अब सारे श्रम नहीं रहा तो घी हजम करने की ताकत ही खत्म हो गई। इसलिए अब हमको निर्धारित करना है, लेकिन रोटी आप एक प्रयोग करके देखो, आप डॉक्टर हैं इससे आपको समझ में आ जाएगा, और मैं सभी डॉक्टरों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि रोटी को पानी में घोल दीजिए, 15 मिनट में वो लिक्विड हो जाए, बिल्कुल लिक्विड हो जाए। लेकिन चुपड़ी हुई रोटी को मसल के भी करिए तो लिक्विड नहीं होगी, छोटे छोटे कणों में बदल जाएगी, हमारे पेट में भी जाके घोल बनता है। अगर हम चुपड़ी रोटी खाते हैं तो घोल ना बन के वो टुकड़े टुकड़े में होता है, और बहुत सा हमारा पचा हुआ अनपचा हुआ पदार्थ हमको गैस भी बनाता है, संग्रहणी भी बनाता है, और हमको इसका मरीज बना देता है, और शरीर को पूरे पोषक तत्व देता है। इसलिए जब भी खाएं घी तो दाल या सब्जी में डाल के खाएं, रोटी में लगा के रोटी को इसमें खाएं। दूसरी चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपनी भूख से अगर हम आदत बना लेंगे, हम आदत बना लेंगे तो हम अपनी भूख से 1 रोटी आधी रोटी कम खाएं, या एक ऐसा आइटम बना कि हमारी खुराक 4 रोटी है
उसमें से एक रोटी, क्योंकि 9-10 घंटे का हमारा पेट खाली है, सवेरे हम या तो चाय पीते हैं या बिस्कुट कुछ खाते नहीं है, और 11-12 बजे ही भोजन करते हैं, जब तक हमारा पेट विदग्ध हो जाए। तो सवेरे चाय के साथ कुछ खाना जरूरी। कुछ का मतलब रोटी, बिस्कुट वो चीज नहीं है, ब्रेड वो चीज नहीं है, टोस्ट वो चीज नहीं है। आप अपनी रोटी रात को एक रख दीजिए, वो ठंडी रोटी या सवेरे बना लीजिए, कम तेल का नॉन स्टिक में पराठा बना लीजिए, पर चाय के साथ कुछ खाने की आदत डालिए, तो आपको कभी भी संग्रहणी या अजीर्ण या गैस के मरीज होने का ठप्पा आपको नहीं। सुबह से खाली पेट हम रहते हैं, रात के 9-10 घंटे का खाली पेट है, उठते ही हमारी पाचन क्रिया चालू होती है। जब पित्त को जलाने को कुछ नहीं मिलता, यानी हम भोजन नहीं डालते, तो वो विदग्ध होके और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पूरा एसिड बन जाता है, जब हम 11 बजे खाना खाते हैं, तो एसिड में जो भी खाना डालोगे वो भी एसिडिक हो जाएगा। हमारे खान पान का कल्चर बदलना बहुत जरूरी है। रामायण जी में सूक्ति है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, और उसके बाद उनकी माताएं उनको खाने के लिए देती, वो माता के दर्शन करते थे, वही माताएं बिठा के उनको कुछ खिलाते। आज की माताएं ये ध्यान कर लें तो फिर हम रामचंद्र या कृष्ण पैदा कर सकते हैं, अर्जुन और भीम पैदा कर सकते हैं, और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने का ईश्वर से वरदान मिलता है। तो नाना जी, मतलब जो संग्रहणी के मरीज होते हैं, हम उनको ऐसा क्या आहार दें जिससे वो हमारी दवाओं के साथ, औषधियों के साथ वो संग्रहणी के मरीजों का सबसे बढ़िया आहार है पित्त प्रकृति वालों को छोड़ के छाछ। दही नहीं, दही सबसे ज्यादा विषम कारक होता है। 1 कटोरी दही में 3 कटोरी पानी, यानी उससे तिगना पानी आप छाछ बना। छाछ का मतलब पानी जैसा पतला पारदर्शी, नहीं नहीं, छाछ होना पारदर्शी हो। तो 1 कटोरी दही में, ताजे दही में 3 कटोरी पानी डाल के उसको बिल्कुल पतला कर लें। वो खट्टा ना हो, खट्टा हो गया मही हो गया, वो छाछ नहीं रहा। उस छाछ के साथ में सबसे बढ़िया चीज या तो ज्वार का दलिया बना लीजिए, या रवा बना लीजिए, या ज्वार की रोटी बना लीजिए, या मक्के की रोटी बना लीजिए, या जौ मिले हुए, चने मिले हुए, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा, जैसे 5 किलो गेहूं में 2 किलो 2.5 किलो चना डालें, 1 किलो के करीब जौ डाल दें, ये बढ़िया आटा बन गया। इसकी रोटी कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी और बढ़िया पाचन होगा, गैस नहीं बनेगा, तो बढ़िया आपको लेटे ना। मतलब नाना जी, हम गेहूं की रोटी दे सकते हैं? गेहूं की रोटी में, वीट्स में आज वो हजम कर सकते। गेहूं की रोटी सबसे गरिष्ठ होती है, हाँ, क्योंकि हमारे पास श्रम नहीं है, कुर्सी पे बैठ के जिंदगी बीत रही है, ना सवेरे घूमने जा रहे हैं, 5-10 मिनट घूम लिए तो बड़ा तुक्का नहीं मार दिया। कम से कम 3-4 किलोमीटर आपका जाना हो, तेज गति से 3-4 किलोमीटर आना हो, या अच्छी नदी में या तालाब में अच्छा बढ़िया 1 आधा घंटे का तैरने का व्यायाम हो, तो हम कहेंगे कि आप अच्छे आहार लेने के अधिकारी हैं। 15-20 या 1-आधा किलोमीटर का एक राउंड लगा लेना, ये तो वो जो उनके मुंह में जीरा काय का व्यायाम। सुबह योगा करना, थोड़ी सी इतना तो तेज चलिए कि आपको पसीना आ जाए, आपके रात भर का रुका हुआ पसीने से निकल जाए, और उससे मलमूत्र शुद्धि भी बड़ी बढ़िया होती है सवेरे घूमने से। और फिर घूम के गाय का, बच्चों को जिनको संग्रहणी है, उसकी अचूक और अनमोल दवा है जंगली पत्ती चढ़ने वाली बकरी का दूध। दुनिया की जो मेरे बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी बच्ची थी 6 महीने, डॉक्टर भंडारी जो है तुम भी जानते हो, वो अतिथि रोग विशेषज्ञ, उनका 1 साल इलाज करने के बाद बच्ची की ये हालत हो गई थी कि आज मरिया कर। वो मुझे बुला के ले गए, मैंने उनसे कहा, वो उपाध्याय थे पंडित जी थे, मैंने कहा इसको बचाना है तो जंगली बकरी का दूध देना। उनकी दादी बोल पड़ी, हम तो ब्राह्मण है, हम तो बकरी को छूते भी नहीं। तो मैंने कहा, बहन जी अगर आप ब्राह्मण है, बकरी को छूती नहीं है, तो इस बच्ची को भी छूना बंद कर दो। आप इसकी हत्यारण है, इसको मारने के लिए आमादा।
जब तक ये बकरी का दूध नहीं मिलेगा ये बच्ची बचेगी नहीं। तो उपाध्याय जी बोले नहीं बच्ची हम जाएं। उन्होंने बकरी का दूध पिलाना शुरू किया। अब उतनी 6 महीने की बच्ची को क्या दवा दें, तो रस की चौथाई मात्रा देते थे हम उसको शहद में मिला के, और बकरी का कोई चीज संग्रहणी वाली नहीं। वो इधर पीती थी इधर निकल जाती थी, ये कंडीशन थी। माँ पेट से संग्रहणी की बीमारी थी, 6 महीने की क्या खाएगी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरे गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद उस रस की पीड़ी बच्चों के लिए वो दूसरी माँ कहला। और उस वो तुम्हारी वो गोली ने और वो गाय के दूध के छाछ ने उस बच्चे को नहीं जिंदगी दी। उसको हम बिल्कुल ताजा छाछ पिलाते थे बोतल से। और वो आज भी वो बच्ची है, वो उपाध्याय जी हमारे परिवार का सदस्य बन गए तब से। वो उसमें बड़े अधिकारी थी पीडब्ल्यू, अब तो रिटायर हो गए। और आज वो बच्ची बहुत सुंदर और बहुत स्वस्थ है। अब उसकी शादी भी होने। कहने का मतलब ये है कि आपका कहना ये है कि हमें ज्वार का आटा ज्यादा उपयोग ज्वार करना का चाहिए। आटा या आप गेहूं पेवर मत खाइए, उसका घुलने में आसानी हो हाथ में। उसके लिए 5 किलो का एक एवरेज बताओ, 5 किलो गेहूं में तो 2 किलो या 1.5 किलो देसी काला चना मिला, 1 किलो या आधा किलो जो मिला, और इस आटे की रोटी खाएंगे तो आपका पूरा परिवार को कभी पेट की कोई शिकायत नहीं। स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम हमारे सभी वैद्य मित्रों से ये कहेंगे कि जिनको भी संग्रहणी के मरीज आते हैं जिनके पास भी, तो उनको ज्वार का दलिया या ज्वार की महेरी, जैसा आप मुझे भी बताते थे। महेरी तो ये समझो संग्रहणी के मरीज के लिए संजीवनी है। वही में ज्वार का दलिया या इसका जौ का दलिया डाल के महेरी बना के खिलाएंगे, बिना दवाई के ठीक हो जाए, कोई दवा कर नहीं। और ऐसा ठीक होगा कि बुढ़ापे तक उसको आपके दरवाजे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे याद है नाना जी, क्योंकि आपने महाराष्ट्री के लिए भी यही कहा था, और वो महाराष्ट्री पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं, और आज उनको 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल से वो पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ हैं। तब हम आपके पास आए थे, उनको मैं हमेशा प्रणाम, और मैं शायद प्रणाम करता हूँ। जी, मैं शायद सभी वैद्य मित्रों को यही बात बताना चाहती हूँ। नाना जी को लेके आने का यहाँ सिर्फ यही एक मोटो था कि ऐसे मतलब जो हमारे महाराष्ट्री थे वो इस स्थिति में थे कि वो कहीं चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन नाना जी की जो दवाएं, जो योग बताया नाना जी ने, उस योग से वो आज महाराष्ट्र 3 साल हो चुके हैं, महाराष्ट्री पूर्णतः स्वस्थ हैं, और नाना जी की दवाइयाँ अभी कंटिन्यू हम रसायन के रूप में उनको दे रहे हैं, और वो बहुत अच्छा आरोग्य मिल चुका है उनको। नाना जी, मैं ये चाह रही थी, आप कुछ हमारे वैद्य मित्रों को बताना चाह रहे थे कि आप मैं बताना ये चाह रहा था, आप सब आने वाले युग के प्रतिनिधि हैं, और हम एक नदी के किनारे के वृक्ष हैं। कौन सा फूल हमको अपने साथ ले जाए हम नहीं जानते, लेकिन जब तक हैं, जब तक छाया भी देंगे, ईंधन भी देंगे, लकड़ी भी देंगे, फल भी देंगे, फूल भी देंगे, और देना ही हमारी नियति है। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, धन खर्चने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना इसको बांटोगे, जितना दोगे, उतना बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि संग्रहणी योग के अलावा ये सूत्र जो है, ये आयुर्वेद के मूल मंत्र हैं। सूत से का रस, काम के रस, और ये आपका पंचामृत परपटी। क्योंकि दूसरी परपटियां जो हैं वो किसी खास, जैसे कोई मरणासन्न संग्रही का मरीज है जो बेड पे पड़ा हुआ है, बाटलें लग रही हैं, उसे ठीक करने के लिए तो हमको दूसरी प्राणदा परपटी वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन जनरली हमारे चलते फिरते मरीजों के लिए पंचामृत परपटी अमृत के समान, और संग्रहणी की अचूक और अद्भुत गुणकारी दवा है। इसको प्रयोग करने से आप सभी जो भी इसको करेंगे वो यश और कीर्ति के साथ अपने नाम भी कमाएंगे,
धन भी कमाएंगे, यश भी कमाएंगे और प्रसिद्धि भी कमाएंगे। जी जी, बहुत ही बढ़िया नाना जी, आपने शायद हमारे वैद्य मित्रों की सभी की परेशानी सॉल्व कर दी है। और शायद अब सभी लोग, जितने भी लोग हैं जिनके पास गृहिणी के मरीज आते हैं, वो इस योग का ज़रूर उपयोग करेंगे और आयुर्वेद के क्षेत्र में यश प्राप्त करेंगे। नाना जी, आप कुछ और चीज़ हमसे साझा करना चाहते हैं? मैं सबसे पहली चीज, अब हमारा ये खत्म हो गया तो 2-3 चीजें विनम्र निवेदन के साथ आप सभी जो हमारे नए डॉक्टर बनने वाले या जो हमारे पुराने डॉक्टर हैं या जो इसको सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करके मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्या विनय न सोचे। विद्या कोई सी हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, कोई सा शास्त्र हो, बिना विनय के ये शोभायमान नहीं। हर अच्छी विद्या के जानकार को विनयशील होना, विनम्र होना और हर किसी के लिए उपलब्ध होना। अकबर बादशाह और बीरबल भेष बदल के रात को गांव में घूमते थे। वो जानते थे कि गरीब या बहुत डरे हुए लोग हमारे पास नहीं आ सकते, हम उनकी तकलीफ या उनके दुख नहीं जान पाते, तो वो भेष बदल के पूरे गांव में घूमते थे, उन गरीब गलियों में घूमते थे, उन घरों में जाते थे जो एक छोटे से आदमी के सामने भी शरणागत हो जाते थे, उनकी तकलीफों को झेलते थे। और फिर राज दरबार में आके अपने कर्मचारियों, उनके कर्मचारियों से कितने पीड़ित हैं वो भी पता लगा लेते। आप बड़े डॉक्टर जब हो जाते हैं, आपके कर्मचारी भी आपके आने वाले मरीजों को प्रताड़ित भी करते, मैंने देखा, उनको परेशान भी करते हैं और नंबर लगाने के लिए उनसे कुछ ना कुछ उपारंभ कुछ भी करते हैं वो, लेकिन वो आपके मरीजों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये भी ध्यान रखो कि जो आपके कर्मचारी वो आपके मरीजों को पूरा ध्यान रखें, उनको बिठाने की, उनके पानी की, उनकी सुख की, उनकी गर्मी का पूरा ध्यान रखें। आप अगर उपस्थित नहीं है तो उनको बोर ना होने दें, या विनम्रता पूर्वक ये कहें कि डॉक्टर साहब आज नहीं है, आप कल बताएं, तो आपका यश और कीर्ति में 4 चांद लग जाएंगे और सुगंध भी आने लगेगी। विनय बहुत अच्छी चीज है बेटा, विनय के बिना विद्या कभी शोभा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी, आपने हमारे सारे वैद्य मित्रों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। और एक बात और विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ। जी नाना जी, मैंने जो कुछ भी कहा, मेरे गुरु से जो कुछ भी पाया, हो सकता है इसमें कुछ अन्यथा हो, कुछ गलत भी हो सकता है, आज की चिकित्सा पद्धति के अनुसार वो उपयुक्त भी ना हो, लेकिन और मुझसे समझाने में कुछ त्रुटि रह गई हो या कहीं मैं चूक गया हूँ, तो उस खाली स्थान को आप अपने ज्ञान से भर लें और मुझे क्षमा करना और आपकी सेवा करने का अवसर देना मैं धन्य रहूंगा। मेरी पोती ने मुझे इस स्थान पे लाके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, उसने आप सबसे मिलवा कर मुझे धन्य कर। जी आप नाना जी ऐसा आप मत कहिए, हम तो कुछ भी नहीं है, आपका ज्ञान हम लोग आप बहुत कुछ है बेटे। जो ये समझता है कि हम कुछ नहीं है वो ही सब कुछ होता है, और जो ये समझता है कि हम कुछ हैं वो कुछ भी नहीं है। नाना जी, हम वैद्य मित्रम परिवार और अर्पण आयुर्वेद की तरफ से आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं इस ओवर टू प्रतिभा। प्रतिभा, आप मंच पर आए। थैंक यू मैम, थैंक यू। यह मेरा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि आज परम आदरणीय हमारे गुरु
श्री वैद्य यशवंत सिंह ठाकुर सर जी हमसे सुने, हमसे जुड़े, इस मंच से जुड़े। सर आपका ये व्याख्यान सुनकर मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद कहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने हमारे दर्शकों से अपने अनुभव साझा करे। हाँ, मैं यही कामना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। बड़ों का आप आशीर्वाद रहता है तो जीवन मंगलमय हो ही आप जाता है। जब भी याद करेंगे मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और आपकी सेवा करके मुझे बहुत हर्ष होगा। और मेरी पोती ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने विनम्रता के बारे में जो बात कही, वह भी एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि विनम्रता वह संस्कार है जिससे आप इस पूरे संसार को जीत संसार सकते को हैं। जीत सकते तो हैं। थैंक यू कोई सो भी मच। विद्या, उसके लिए सूत्र है ना, विद्या विनय न शोभित। कोई सी विद्या हो, अगर उसमें विनय नहीं है तो वो शोभा कभी शोभायमान नहीं होगी, कभी लोक परोपकारी नहीं होगी, कभी लोक कल्याणकारी। सर आपके इन अनमोल वचनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारी इस कार्यक्रम की मॉडरेटर डॉक्टर आशी वैद्या मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपकी सहायता से ही यह कार्यक्रम, यह सत्र सफल हो पाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा। चलिए, आज के इस सत्र के बाद मैं आपको, अगर आप कहीं खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, कहीं बैठे हैं तो आराम से टिक जाएं, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रही हूँ। वेबिनार्स की हिस्ट्री में शायद पहली बार ये होने जा रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक है वाव एसोसिएशन भोपाल से और साथ ही अर्पण आयुर्वेद छिंदवाड़ा से। तो कल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अर्पण आयुर्वेद रसशाला, जो कि छिंदवाड़ा की एक फार्मेसी है, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। उनके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आशीष पाल सर, और कल वो आपके सामने करेंगे आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी पर एक लाइव वेबिनार, एक लाइव डेमो। जी हाँ, एक लाइव डेमो। कल सर आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कई सारे हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स लाइक हेयर शैम्पू, हेयर वाइटलाइजर, हेयर पैक्स, फेस पैक्स, इसको लाइव सर बनाएंगे, आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। तो जी हाँ, जैसे, और ये बिल्कुल केमिकल फ्री रहेंगे। ऑब्वियसली आयुर्वेद है तो केमिकल फ्री तो होना ही है। केमिकल फ्री रहेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे एंड हाईली इफेक्टिव। अपने आप में उनके रिजल्ट्स शानदार हैं, प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं। तो सारी फीमेल प्रैक्टिशनर्स कल थोड़ा और खूबसूरत होने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, खूबसूरत होने के लिए थोड़े से एफर्ट्स तो लगते हैं। तो कल है संडे, खाना पीना खा के थोड़ा चाहे तो दिवा स्वप्न कर लें, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है। थोड़ा दिवा स्वप्न करके आराम से शाम के 4 बजे आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाएं। जी हाँ, टाइम नोटिस कर लें, नोट कर लें कि कल शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे का ये लाइव डेमो चलेगा। और ये आपके लिए, आप 2 घंटे आराम से पैक्स बनाइए, सीखिए और उसके बाद 6 बजे के बाद घूमने निकल जाइए। कल ये लाइव डेमो आने वाला है। सर ने ऑफलाइन बहुत बार ये तरह के लाइव डेमो करे हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारा ये सौभाग्य है कि इस मंच के थ्रू पहली बार ये होने जा रहा है। तो कल जरूर जुड़िएगा। मार्च में भोपाल में लावण्या एक नेशनल वर्कशॉप हुआ था, जिसमें कि वाव एसोसिएशन और अर्पण आयुर्वेद दोनों का कोलैबोरेशन था। उसमें सर ने ये लाइव डेमो किया था, जहां पे 120 फीमेल प्रैक्टिशनर्स जुड़ी थी और उनको ये सर का लाइव डेमो बहुत ही पसंद आया। तो फीमेल प्रैक्टिशनर्स की डिमांड पे ही आपको और खूबसूरत बनाने के लिए यह सत्र लाया जा रहा है। आप चाहें तो अपने लिए इसको इंडिविजुअली यूज कर सकती हैं, या चाहें तो अपनी ओपीडी में कॉस्मेटोलॉजी की, एक कॉस्मेटिक्स की अगर रेंज रखना चाहती हैं तो उसे भी रख सकती हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं कहूंगी, फिर से एक बार आपको कहूंगी कि कल एक लाइव डेमो पहली बार होने जा रहा है। कल शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको हमसे जुड़ना है। तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, डॉक्टर आशीष पाल सर आपके सामने आएंगे और तरह तरह की चीजें आपको खूबसूरत बनाने के लिए दिखाएंगे। चलिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जयतु आयुर्वेद।